नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। एमसीक्यू से संबंधित आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेपो दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह वह दर है ऑप्शन ए जिस पर वाणिज्यिक बैंक किसी देश के केंद्रीय बैंक को धन उधार देते हैं। ऑप्शन बी जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी होने की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। ऑप्शन सी जिस पर किसी देश की सरकार केंद्रीय बैंक को पैसा उधार देती है। ऑप्शन डी जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से पैसा उधार लेता है। देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी होने की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, वह रेपो दर है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह खबर में क्यों है। यह खबर में इसलिए है क्योंकि हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रेपो दर को 6% पर ही बने रहने दिया जाए। वह इसलिए क्योंकि जो मौजूदा वैश्विक हालात हैं उसके अनुसार अभी फिलहाल इसमें बढ़ोतरी नहीं की जाए। लेकिन आरबीआई के गवर्नर का यह कहना है कि यह केंद्रीय नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो पहले से रेपो दर में बढ़ोतरी हो रही थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है। जैसा कि हमने देख लिया कि रेपो दर के बारे में, तो रेपो दर के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि बैंक आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति के आधार पर जिस दर पर ऋण प्राप्त करती है वह दर कहलाता है रेपो रेट या रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी कि एफसीआरए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एफसीआरए को भारत में आपातकालीन चरण के दौरान 1976 में अधिनियमित किया गया था। दूसरा कथन, इसका उद्देश्य व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या सही है? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, डी ना तो पहला ना ही दूसरा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एफसीआरए इसलिए खबर में बना हुआ है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि ऑक्सफैम इंडिया का सीबीआई से जांच कराया जाए, जिसका कारण है कि ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए का उल्लंघन किया है। एमएचए ने या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने अन्वेषण में यह पाया है कि जो ऑक्सफैम इंडिया है उसने लगातार बाहर से जो उसे फंड मिल रहे थे उस फंड को उन्होंने दूसरी संस्थाओं को दिया है, जबकि एफसीआरए कानून के अंतर्गत ऐसा करना मना है। वहीं अगर हम ऑक्सफैम इंडिया की बात करें तो ऑक्सफैम इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस को 2021 में समाप्त कर दिया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय ने उसके इस लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया था। वहीं अगर हम एफसीआरए की बात करें तो इसे 1976 में लाया गया और इसका उद्देश्य है कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संघ हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो एनजीओ हो, वह जो बाहर से पैसे प्राप्त करते हैं या फॉरेन फंड प्राप्त करते हैं उसका उपयोग उसी दिशा में होना चाहिए जो एफसीआरए में बताया गया है या जो प्रावधान एफसीआरए में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में मध्यस्थता की थी? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि विश्व बैंक। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। यह प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि 2 महीने पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह पत्र दिया था या यह चिट्ठी लिखी थी कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जो सीमा पार नदियों का जो प्रबंधन किया जा रहा है उस प्रबंधन से संबंधित जो प्रावधान है उसको रिव्यू किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। तो उस 2 महीने पहले लिखे गए पत्र का जवाब पाकिस्तान ने हाल ही में दिया है। वही जिस सिंधु जल संधि की हम बात कर रहे हैं वह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बनी उसे विश्व बैंक की मध्यस्थता के द्वारा लाया गया और इस संधि के द्वारा सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उन सबके उपयोग की बात की गई है दोनों देशों के बीच में। इसके अंतर्गत जो 3 पश्चिम की नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब,
तो इनके भारत के गैर उपभोग कृषि और घरेलू उपयोग के लिए कुछ सीमाओं के साथ आवंटित करती है। वहीं 3 जो पूर्व की नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसको भारत द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दूसरा कथन कि 1990 में भारत में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। और तीसरा कथन कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सी, मतलब कि कौन से कथन सही नहीं है, तो पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। यह पीडीएस इसलिए खबर में है क्योंकि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और पीएम पोषण के दूसरे फेज के अंतर्गत जो यह लक्ष्य रखा गया था कि 27 राज्यों के 269 जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाएगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, तो उसके 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न बनाए गए। वहीं अगर हम देखें तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई थी और 1992 में भारत में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसके तहत लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर दोनों परिवार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद आईएमएफ ने किस विनिमय दर प्रणाली को बढ़ावा दिया है? ऑप्शन ए निश्चित विनिमय दर की प्रणाली, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, बी फ्लोटिंग विनिमय दर की प्रणाली, सी निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की प्रणाली, और डी इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी, यानी कि फ्लोटिंग विनिमय दर की प्रणाली। हम करते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहली बात तो यह सवाल इसलिए यहाँ पर बना है क्योंकि आईएमएफ का यह अनुमान है कि 2023 में वैश्विक वृद्धि दर 3% से नीचे रहेगा, जबकि अगले 5 वर्षों में अगर वृद्धि दर की बात करें तो आईएमएफ के अनुसार यह 3% के आसपास रहेगा। अब जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद आईएमएफ द्वारा जिस विनिमय दर की प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है वो बाजार आधारित विनिमय दर प्रणाली है। और 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली समाप्त हो गई और इसी प्रणाली के समाप्त होने के बाद बाजार दर आधारित विनिमय दर प्रणाली की शुरुआत हुई। इस प्रकार एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्नों पर चर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रमुख प्रश्नों के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.